11 के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। अभी हम अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे और ये अगले 5 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मेंशन किए हुए, तो इन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2011। तो मैं हूँ अभिनय आनंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 21. Here we have to match the scale in group 1 with the corresponding parameters in group 2. So in group 1 we have a Richter scale, Mercalli scale, Mohs scale, Wood-Wentworth scale. So we have already discussed Mohs scale in mineralogy series. जहाँ पे मैंने बताया था आपको 1 से लेके 10 तक कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फॉर्मूला होते हैं, और इसके अंदर से भी मैंने आपको बताया था कि इससे और क्या क्वेश्चंस बनते हैं। मोह स्केल में पूछे जाते हैं कितने नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल होते हैं उसमें, और सबसे हाईएस्ट हार्डनेस के सिलिकेट मिनरल कौन सा है, और हाइड्रस मिनरल कितने आते हैं मोह स्केल के अंदर। तो ये सब मैंने आपको बताया है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार जाके देखें। वहाँ मोह स्केल से, पर्टिकुलरली मोह स्केल से भी 3-4 क्वेश्चंस बन के आते हैं, वो सब मैंने उसमें डिस्कस किया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। सो मोह स्केल इज अबाउट हार्डनेस। ओके, वुड-वेंटवर्थ स्केल हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, जिसको हमने कंपेयर किया था फाइव स्केल से, जो कि डिटरमाइन, जिसके हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं पार्टिकल साइज। ओके, तो आप, आई होप आपको वो याद होगा। अब बच गए हमारे पास रिक्टर स्केल एंड मार्केली स्केल। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है अर्थक्वेक डैमेज एंड अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। जिनको पता होगा उनके लिए बहुत आसान है, बट यहाँ पे क्या होता है, देखो अर्थक्वेक डैमेज को आप इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक इंटेंसिटी। ओके, तो इसको अर्थक्वेक इंटेंसिटी या फिर अर्थक्वेक डैमेज कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। एक बार आप जब देखोगे क्वेश्चन को तो आसान लगेगा कि ओके इसका आंसर ये है, बट एग्जाम हॉल में जाओगे आप तो ये क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आइए हम उसको अभी खत्म करते हैं। तो इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, जो बेसिक डिफरेंस है मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी में, तो मैग्नीट्यूड इज द क्वांटिटेटिव मेजर जो कि उसकी क्वांटिटी को बताता है, एंड इंटेंसिटी और डैमेज इज द क्वालिटेटिव मेजर जो कि उसकी क्वालिटी को बताता है। मैग्नीट्यूड इज द quantitative measure of the actual size of a earthquake, and the intensity is the qualitative measure of the actual shaking at a location during an earthquake. तो चलो इसको और थोड़ा आसान वे में समझते हैं। तो देखो मान लो कि ये एक ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट है जहां से कि अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो इसका एक्चुअल साइज होगा अर्थक्वेक का, वो उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ओके, फिर ये इंटेंसिटी क्या होगा, कि इंटेंसिटी क्या बताता है, शेकिंग को। अभी हमने बात की कि जो एक्चुअल शेकिंग होती है, दैट इज शेकिंग, इट इज विल टेल अबाउट द शेकिंग एट अ लोकेशन। ओके, तो इस लोकेशन पे जो एक्चुअल शेकिंग होगी उसको बताएंगे हम इंटेंसिटी के द्वारा, और जो इसका साइज होगा, एक्चुअल साइज ऑफ अर्थक्वेक होगा इस लोकेशन पे, उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो देखो अब क्या होगा कि यहां से हम डिस्टेंस पे चलते हैं। कोई एक पॉइंट लिया बी, है ना, ए वाला हमारा ये ओरिजिन पॉइंट था। ओके, और ये बी है, यहां से दूसरे पॉइंट पे बी है। तो अब क्या, यहां से यहां तक क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, बट यहां से यहां तक जब आप जाओगे, जैसे ही डिस्टेंस ओरिजिन से अवे जाओगे, तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ हो सकता है। तो जब आप उसके एक्चुअल लोकेशन से दूर जाते हो तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। तो अब इसकी बात आती है कि मेजरमेंट की बात आती है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि किस स्केल पे हम इसको मेजर करते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे, एंड जो इंटेंसिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं मर्कैली स्केल पे। अब इसके मैग्नीट्यूड पे बात करें तो 2.5 का जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है वो ऑलमोस्ट नॉट फील होता है, बट इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
और ग्रेटर देन जो 8 होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। मर्केली स्केल को हम रोमन से डिनोट करते हैं, ये 1 टू लेके 12 तक इसकी रेंज होती है। और जब 12 होगा तो दिस इज टोटल डिस्ट्रक्शन, और 1 पे रिकॉर्डेड बाय ओनली इंस्ट्रूमेंट। बट जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रिक्टर स्केल कौन सा था, मेरिकल स्केल कौन सा था। तो एक छोटा सा ट्रिक है जो मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपना ट्रिक इसको बना सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम स्केल का फर्स्ट वर्ड लिखते हैं। आर से होता है रिक्टर स्केल, एम से होता है मर्केली स्केल, तो ये रखा। अब क्या होता है कि जो उसका पैरामीटर्स है वो क्या होता है, एक तो इंटेंसिटी होती है, दूसरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको याद रखना है कि दो सेम, ये m है ये m है, तो ये दोनों m एक साथ नहीं रह सकते। सेम टाइप के हैं तो ये एक साथ नहीं रह सकते। तो इसको आप क्या करोगे, r और m है, i और m है, तो ये अपोजिट वाला एक साथ होगा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि आर एम एक साथ हैं और एम और आई एक साथ है। रिक्टर मैग्नीट्यूड को बताएगा, मर्केली जो है इंटेंसिटी को बताएगा। दो एम एक साथ नहीं हो सकते। अर्थक्वेक जब होगा तो जो दो एम हैं वो एक साथ नहीं हो सकते। एम फॉर मैग्नीट्यूड, एम फॉर मर्केली स्केल, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो मैग्नीट्यूड को बताएगा वो होगा रिक्टर स्केल, एंड जो इंटेंसिटी को बताएगा वो होगा मर्केली स्केल। तो आई होप यहाँ से आपको याद हो गया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। सो दिस इज seismograph. Seismograph is the instrument from which we can measure the magnitude of earthquake. So ये ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट जो है वो seismograph है। देखो, seismo एक ग्राफ होता है, दूसरा टर्म होता है seismogram। ओके, तो ये दो टर्म होते हैं जो कि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो देखो, ये जो ग्राफ होगा ना, ओके, तो इसमें क्या होगा, पूरा इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो इसमें देखो क्या क्या होते हैं, एक फिक्स वेट होता है, और ये रोलिंग ड्रम होता है जिसमें कि ये पेपर लगा होता है। तो जिसपे जो है जब ये शेक होता है अर्थक्वेक के कारण, तो ये वाइब्रेशन को डिनोट करता है इन द जिगजैग पैटर्न। तो जो ये ग्राफ होता है जिसपे ये रिप्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइज्मोग्राम। ओके, साइज्मोग्राम उसको बोलते हैं जो कि इसका आउटपुट फाइनल रिजल्ट होता है, जिसपे ये रिकॉर्ड होता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो साइज्मोग्राम के थ्रू ही जो है, जो ये आपका वाइब्रेशन जो रिकॉर्ड हुआ होता है ना, तो इस पे हम जो भी कैलकुलेशन करना होता है वो साइज्मोग्राम के थ्रू करते हैं। ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट को साइज्मोग्राफ बोलते हैं, ग्राफ। ओके, और एक्चुअल में जो रिजल्ट आउटपुट होता है ये पेपर पे वाइब्रेशन नोट होते हैं, उसको बोलते हैं साइज्मोग्राम। तो ये दो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डिफिनेशन के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो आपने देखा यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक सिंगल क्वेश्चन में। तो मेरा ये मकसद होता है कि कोई भी क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर उसके ऑप्शन में जो भी है उससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि मैं सीधा आंसर बताने जाऊँ तो 5 मिनट लगेंगे 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में। बट मैं चाहता हूँ अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो अब देखो, आप यहाँ से अपना ऑप्शन टिक कर सकते हो। रिक्टर स्केल अगेन आर है तो वो क्या होगा, एम के साथ होगा, और मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। ओके, मर्केली स्केल है तो वो इंटेंसिटी के साथ जाएगा, तो आर अर्थक्वेक डैमेज या फिर इंटेंसिटी। ओके, तो P4, P4 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है। देन Q इज 1, Q1 इसमें है। और नेक्स्ट हम मैच कर लेते हैं, मोह स्केल इज फॉर hardness, that is R2, R2, and Oden-Wentworth scale is for particle size S3. So the correct answer is B. Let's move to the next question. Question number 22. ये हाइड्रोजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लिली। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 22.
the ratio of volume of underground water released under the gravity to the total volume of saturated aquifer is called. So this is from hydrogeology. Our option is transmittivity, storage coefficient, permeability, specific yield. देखो ये सारे चारों ऑप्शंस से क्वेश्चंस अपने आप में, ये चारों ऑप्शन से क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आते हैं। पहले हम इन चारों को थोड़ा थोड़ा डिटेल करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रांसमिटिविटी का डेफिनेशन क्या है। देखो ट्रांसमिटिविटी क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ट्रांसमिटिविटी बेसिकली रेट है। ओके, अब ये किस चीज का रेट है? इट इज द रेट एट विच वाटर ऑफ प्रिवेलिंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ यूनिट विथ ऑफ एक्यूफर अंडर अ यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो देखो क्या है कि ये रेट है किसी भी लिक्विड को, सिंपल लैंग्वेज में समझो अब इसे, क्या है कि किसी भी लिक्विड का ये किसी भी एक्यूफर से ट्रांसमिट होने का जो है रेट है उसको ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है कि इसके लिए क्या होता है, विस्कोसिटी, कि उस जो लिक्विड पास थ्रू कर रहा है उसका विस्कोसिटी क्या है। तो जिस विस्कोसिटी पे हम उस लिक्विड को पास कर रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी हमें पता होनी चाहिए। दूसरा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जो ये ओवरऑल एक्यूफर है उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, दैट इज dH/dl, वो हमें पता होना चाहिए। एंड थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिट विड्थ ऑफ एक्यूफर, जो विड्थ जिसके थ्रू पास कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे ये डेफिनेशन ट्रांसमिटिविटी का बना है। तो मैं एक बार फिर से रीड आउट कर रहा हूँ ट्रांसमिटिविटी का डेफिनेशन, आप उसे ध्यान से सुनेंगे। Transmittivity is defined as the rate at which water of prevailing kinematic viscosity is transmitted through a unit width of aquifer under a unit hydraulic gradient. ओके, तो एक तो ये डेफिनेशन हो गया इसका। दूसरा, इससे इसको क्या टी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है K इंटू बी। ओके, और ये B क्या है, इट इज द विड्थ ऑफ अ एक्यूफर। अब किसी का विड्थ कैसे मेजर करते हैं, जो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना, ये होता है विड्थ, ना कि ये वाला विड्थ होगा। ओके, तो यहां से हम बी पता करेंगे एक्यूफर का, एंड के इज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ओके, दैट इज के, और के का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय dH/dl। ये फॉर्मूला में आपने देखा होगा कि माइनस लगा होता है। माइनस क्यों लगा होता है, क्योंकि जो फ्लो होता है ऑलवेज क्या होता है, हायर टू लोअर डायरेक्शन में होता है, इसलिए माइनस लगा होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई, और dH/dl जो कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात कर रहे थे वो भी इस फॉर्मूला में आ गया, इसलिए ये T इक्वल टू के इंटू बी होता है। तो इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन गेट में हो, चाहे जीएसआई के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पेपर में हो, या फिर आपके एग्जाम में हो, या फिर किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, कोई भी जियोलॉजिकल एग्जाम देने जाओगे तो ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, ट्रांसमिटिविटी और उसके फॉर्मूला से रिलेटेड। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ से एक टर्म हो गया हमारा ट्रांसमिटिविटी। तो देखा हमने कि ये जो डिफिनेशन दिया हुआ है ये ट्रांसमिटिविटी में फिट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिएबिलिटी की। परमिएबिलिटी क्या है, एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है। परमिएबिलिटी ऑफ अ रॉक और अ सॉइल डिफाइन इज द एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिट ऑफ एनी लिक्विड, और या फिर फ्लूइड कह सकते हैं। तो ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी जो होती है किसी भी रॉक की या सॉइल की, तो उसको उसका परमेबिलिटी बोलते हैं। अब देखो इसी में एक टर्म आता है कि इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। ये देखो ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप उसे ध्यान से देखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल के, इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं, और ये होता है के म्यू बाय रो जी। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमने कैपिटल के को डिफाइन किया था, दैट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, एंड mu is the viscosity of that fluid, and rho is the density of fluid, and g we all know it is acceleration of gravity। स्टोरेज कोएफिशिएंट को स्टोरेटिविटी भी बोलते हैं, इसको s से डिनोट करते हैं। एंड इसका क्या होता है, एंड डेफिनेशन ऑफ स्टोरेज कोएफिशिएंट इज द
It is defined as the volume of water that an aquifer release from or take into the storage per unit surface area of aquifer per unit change in the component of head. तो क्या मतलब हुआ कि कोई भी स्टोरेज है, कोई भी एक्यूफर है, तो वो क्या होता है कि पर यूनिट एरिया में वो कितना पानी लेता है या फिर यहाँ से ये रिलीज करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट होता है कि पर यूनिट चेंज इन द हेड कंपोनेंट। तो एक एक यूनिट हेड कंपोनेंट चेंज होने के बाद ये कितना पानी रिलीज करता है या फिर इंटेक करता है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, तो उसको बोलते हैं स्टोरेटिविटी या फिर स्टोरेज कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं स्पेसिफिक यील्ड क्या होते हैं। आपने जब जोन ऑफ सैचुरेशन पढ़ा होगा, उसके अंदर दो टर्म आते हैं, स्पेसिफिक रिटेंशन दैट इज SR एंड सेकेंड टर्म आता है स्पेसिफिक यील्ड दैट इज SY। ओके, देखो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे भी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। स्पेसिफिक रिटेंशन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन। देखो अब यहाँ पे दो टर्म सिंपली देखो, रिटेंशन मतलब वो रिटेन करता है, इल्ड मतलब वो इल्ड करता है मतलब आउटफ्लो। तो रिटेन मतलब हो गया वो अपने अंदर रखता है और इल्ड मतलब बाहर दे देता है। तो ये बेसिक चीजें होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके डिफिनेशन में क्या होता है, ये दोनों जो है रेशियो है। अब किसका रेशियो है? द स्पेसिफिक yield of a soil or a rock is the ratio of volume of water that after saturation can be drained by gravity to its own volume। तो यहां से क्या हुआ, ये होता है by the gravity, एंड रिटेंशन क्या होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ भी कंफ्यूजन होता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी कौन सा होता है एंड बाय द ग्रेविटी कौन सा होता है, वो भी याद रखने वाली बात है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ। तो ये रिटेंशन जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है और बाय द ग्रेविटी होता है इल्ड होता है। तो यहाँ से हमें देखो पता चल गया, कोई भी ये एक वॉल्यूम है किसी भी रॉक या कोई भी एक्यूफर मान लो, तो इसमें हमें पता है कि इसका SY कितना है, कि कितना ये इल्ड कर सकता है, प्लस ये कितना रिटेन कर सकता है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो क्या देगा, दैट इज अल्फा, एंड अल्फा इज द इफेक्टिव पोरोसिटी। उसके डेफिनेशन में पूछा जाएगा कि कैसे होता है, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन विल गिव यू द टोटल इफेक्टिव पोरोसिटी, नॉट पोरोसिटी, इट विल बी द इफेक्टिव पोरोसिटी दैट इज अल्फा। तो यहाँ से ये क्लियर चीजें होंगी। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या था, द रेशियो वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिलीज अंडर ग्रेविटी टू द वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम ऑफ saturated aquifer is called, okay, that is specific yield। So let's see the question number 23। hanging valley is developed when the rate of glacier erosion। okay, सबसे पहले तो hanging valley होता क्या है, चलो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्लेशियर इन्वायरमेंट। तो देखो ये क्या है, ये एक मेन वैली है ना, जिसके थ्रू ग्लेशियर फ्लो कर रहे हैं। ओके, अब ये माउंटेन एरिया है और यहाँ पे छोटे छोटे जो है वैली है ना, और ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्लेशियर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जैसे कि रिवर सिस्टम होता है, ये मेन रिवर सिस्टम होता है, इसके ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आके मिल रही होती, तो उसी तरह ये मेन ग्लेशियर वैली है और यहाँ पे छोटे छोटे ग्लेशियर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिल रहे हैं। अब देखो क्या होगा, इसने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो ओवरऑल जो होता है, जो मेन वैली होती है, उसमें मास क्या होता है, आइस का ज़्यादा होता है। अब इसमें मास ज़्यादा होगी तो क्या होता है, ये इरोजन इसमें ज़्यादा होता है। तो एक टाइम आता है कि जब ये काफ़ी डीप इरोड हो जाता है, जो कि अपने इसमें जो ये वाली वैली है ना, इसके रिस्पेक्ट में, इस पे रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा डीप इरोड होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मास है और वो ज़्यादा डिपेंड होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा इरोजन होती है। और ग्लेशियर इन्वायरमेंट में इरोजन किस तरह से होते हैं, प्लकिंग एंड एब्रेशन। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, प्लकिंग एंड एब्रेशन। ये दो तरीके हैं इरोजन करने के ग्लेशियर इन्वायरमेंट में। तो अब क्या हुआ, चूंकि यहाँ से ज़्यादा ये इरोड हुआ, डिपेंड हुआ, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये और डिपेंड होता जाएगा, तो ये गैप बन जाता है यहाँ पे जो भी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये नॉर्मल सरफेस से ये हायर लेवल पे चला जाता है ये,
जो नॉर्मल ये हो रहा है, क्योंकि इस पर कम मास होंगे तो ये कम इरोड करेगा, तो ये उतना डिपेंड नहीं होगा, रेदर देन कि ये जो मेन वैल्यू है उसमें ज़्यादा मासेस होंगे, ज़्यादा आइसेस होंगे, तो वो ज़्यादा इरोड कर पाएगा। और क्योंकि यहाँ से भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, अलग अलग जगह से कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें जो इंटेंसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से ये जो गैप बन जाता है दोनों के एलिवेशन में, तो उसकी वजह से फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन डिफरेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से इसको हैंगिंग वैली बोला जाता है। आइस मेल्ट होता है तो यहाँ पे वाटरफॉल बनता है। तो यहाँ पे इरोजन की बात कर रहा था, इज ग्रेटर इन द मेन वैली एज कंपेयर टू द साइड वैली। Let's see the question number 24. Match the geomorphic feature in group 1 with the corresponding details in group 2. So first is tomball. तो tomball हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. So this is the diagram. ये क्या है, लैंड एरिया है, एंड दिस इज सी. अब देखो, अब यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है इस डायग्राम में कि लैंड एरिया क्या हो रहा है, इस तरह का है, और फिर अचानक से ये कर्व हो रहा है. ओके, तो अब जो ये सी के द्वारा डिपोजिशन होता है शोर लाइन पे, है ना, बीचेस पे जो डिपॉजिट होता है, तो वो यहाँ पे तो इस तरह से डिपॉजिट हो रहा है. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये अचानक कर्व हो रहा है, बट फोर्स तो इधर से आ रहा है, तो वो क्या होता है कुछ दूर तक इसी तरह का डिपोजिशन होता रहता है, कुछ आगे तक, है ना. उसके बाद क्योंकि ये इस तरफ है लैंड एरिया, तो यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे इस तरह का शेप बन जाता है. तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो यहाँ पे डिपॉजिट होता है, अब देखो क्योंकि ये इस तरह का शेप बनाता है ये इस डिपोजिशन का, तो इसको बोलते हैं स्पीड. अब देखो किसी केस में क्या होगा कि जो इस डायग्राम में दिख रहा है हमें कि यहाँ पे क्या था, एक आइलैंड है, पहले से था, है ना. तो पहले वाले सिचुएशन में क्या होगा, ये कनेक्टेड नहीं होगा, है ना. तो ये धीरे धीरे डिपोजिशन स्टार्ट होना हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, जो स्पीड था वो धीरे धीरे कनेक्ट बढ़ते 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 ये दूसरे आइलैंड को कनेक्ट कर लिया, है ना. तो जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है दो लैंड के बीच में, या फिर दो आइलैंड के बीच में कह सकते हैं आप, तो उसको बोलते हैं, उसी फीचर को बोलते हैं टॉम्बॉल. टॉम बोल या फिर टॉम बोलो. तो क्या हुआ कि जब तक ये किसी लैंड एरिया को कनेक्ट नहीं कर रहा था, एक एरिया, एक पार्ट जो है इसका लैंड से कनेक्ट था, दूसरा ओशियन में था, तो इसको स्पिट बोलते हैं. और ये क्योंकि ये हुक शेप का होता है, तो इसको हुक स्पिट भी बोलते हैं. ओके, अब जब यही इंक्रीज होते होते किसी दूसरे आइलैंड या दूसरे लैंड को कनेक्ट करता है, तो दो आइलैंड के बीच में जो कनेक्शन ये डिपोजिशन के थ्रू बनता है, उसी को टॉम्बोलो बनता है. एंड नेक्स्ट था हमारा बजाड़ा. तो देखो बजाड़ा क्या होता है, इट इज द ब्रॉड स्लोप ऑफ डेब्रिस स्प्रेड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ माउंटेन्स बाय द descending streams usually found in arid or semi-arid climate. And also a bajada is often formed by the coalescing of a several alluvial fan. तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट एलुवियल फैन है ना, यहाँ से भी एलुवियल फैन जनरेट हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये एक ब्रॉड एरिया फॉर्म करता है ना. तो जिसको कि बोलते हैं बजाडा, है ना. और इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में होता है. तो ये भी ऑप्शन क्लाइमेटिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बजाडा जो है किस क्लाइमेट में होता है, तो डेट इज इन एरिड और सेमी एरिड रीजन. ये गेट में कभी आया हुआ है, मैंने देखा था ये क्वेश्चन, तो मुझे याद है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेंगे. ओके, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे. तो देखो क्या है, टॉम्बॉल, it is the sand ridge connecting island. P का 2, तो 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है. एंड बजाडा इज द कोलेसेंस ऑफ एलुवियल फैंस. Q3, Q का 3 देखो ओनली यहाँ पे है. नेक्स्ट चलते हैं इरेटिक्स. ये तो सबको पता होगा, इट इज फॉर्म इन द ग्लेशियर एनवायरनमेंट, रॉक फ्रैगमेंट कैरिड बाय द ग्लेशियर. R4. ओके, rejuvenated valley, it is lowering of the sea level. That's 4. तो our option is C. That's last not the least. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये इससे गेट में, इससे हर एक तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. देखो ये क्या है, सारे सल्फाइड मिनरल है. Let's see the question number 25. Choose the correct sequence of ore minerals arranged in the increasing order of hardness. तो देखो ये same question can be asked on the basis of reflectivity.
तो गेलेना की हार्डनेस होती है 2.5, चैल्कोपैराइट की होती है 3.5 to 4 एंड एस्पेलराइट की हार्डनेस होती है 3.5 to 4 एंड मैग्नेटाइट इज 4 to 5 एंड पायराइट की हार्डनेस होती है 6 to 6.5। तो ये हार्डनेस होती है। ओके, जब हम रिफ्लेक्टिविटी की बात करें, अब रिफ्लेक्टिविटी परसेंटेज कितनी होती है? एस्पेलराइट में होती है 17%, मैग्नेटाइट में होती है 21%, गैलेना में होती है 43% एंड चैल्कोपैराइट में होती है 44 एंड पायराइट में होती है 45%, 54%। ओके, तो ये होती है रिफ्लेक्टिविटी परसेंट। अब इस तरह से आप, ये सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट में नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो, पायराइट दोनों केस में हाईएस्ट होती है, इसकी हार्डनेस भी हाई होती है एंड रिफ्लेक्टिविटी भी हाईएस्ट होती है। ओके, तो हमारा हार्डनेस वाला है, तो हार्डनेस वाला सीक्वेंस क्या है? दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग इधर हो रहा है, तो गैलेना, फिर देखो गैलेना है हमारा बी, देन गैलेना, एस्पेलराइट, मैग्नेटाइट एंड पाराइट। सो आवर राइट आंसर इज बी। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस, तो काफ़ी कितने इंपॉर्टेंट थे आपने देखा होगा। तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। कल से मैं फील्ड में जा रहा हूँ, तो हो सकता है अगले 2 वीक तक कोई वीडियो ना आए, या फिर मैं अपने फील्ड के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। सो सो टिल देन टेक केयर। जब भी मेरा वीडियो आएगा वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। मैं बस अपने नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाने के लिए वीडियोस नहीं डालता, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा भी वीडियो आए तो वो इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ और आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थोड़ा आज का वीडियो काफ़ी लंबा होगा, बट कितने सारे इन्फॉर्मेशन हैं इसमें, ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बी सेफ, कीप योर फैमिली सेफ।